हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग 32वें टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। 32 टेस्ट आप लोगों के हो चुके हैं और जो 32 टेस्ट आपके हुए हैं लगभग 1,500 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं बेटा। और ये जो 1,500 क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और हम आपको विशेष राय ये देंगे कि भैया इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर डालें। टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 32 तक जो जो क्वेश्चंस आप टिक लगाए हों, जो जो क्वेश्चंस आप ना कर पाए हों या जो क्वेश्चंस आप किए हों गलत हो गया हो, ऐसे क्वेश्चंस को बाहर निकाल लें इन टेस्ट पेपर से और सबको बेटा रिवाइज कर डालें। हम लोग पहले आज इस पेपर को जरा डिस्कस कर लें, फिर बात करते हैं आप लोगों से। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर Z एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कह रहे साहब मैग्नेटिक मोमेंट और जेड के बीच ग्राफ अगर हम प्लाट करें तो इसमें से ग्राफ कौन सा निकल कर आएगा, कौन से एलिमेंट का, डी ब्लॉक के एलिमेंट का। तो अगर हम 3D सीरीज के एलिमेंट को देखें तो इसमें देखना जरा, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो सबको ये बात पता है, फार्मूला N इंटू N प्लस 2, बोर मैग्नेटॉन, जहां पर N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जरा ध्यान दें, यहां पर अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो जो डी ब्लॉक में या डी में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं से हम चेक करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप यहां देखें तो लास्ट ऑर्बिट के आउटर मोस्ट सेल के अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालें इसका हो जाएगा बेटा 3D 4s2 और 3D1, इनका हो जाएगा 4s2 और 3D 3D2, 4s2 3D3। ठीक है, अगर हम इनको +2 स्टेट में लेकर के जाएं, स्कैंडियम को, टाइटेनियम को, वेनेडियम को, सबको, तो अगर आप देखें यहां से देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 1 2 3 4 फिर 5, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे फिर घटने शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने शुरू होंगे। अगर आप मैग्नीज का ले लें, ठीक है, मान लीजिए मैग्नीज +2 स्टेट में हम लेकर के चल रहे हैं तो 3D5 हुआ। और अगर हम आयरन 26 ले लें, ठीक है, तो आयरन 26 को जब हम लेकर चलेंगे बेटा तो इसका हो जाएगा 3D6। अब यहां पर अगर आप n निकालोगे तो 4 निकल करके आएगा और यहां पर n निकालोगे तो 5 निकल करके आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि शुरू में पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कम होगा, फिर धीरे 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 बढ़ता जाएगा, फिर 5 तक हाईएस्ट पे जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे 5 4 3 2 1 ऐसे घटने लगेंगे। तो इनका ग्राफ देखिए, पहले धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ 5 नंबर वाला आया, फिर उसके बाद फिर ये घटना शुरू करेगा बेटा। ये तो ग्राफ इनका कौन सा निकल के आएगा, डी। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं इफ आयनिक रेडियाई K प्लस और F माइनस आर नियरली सेम, दोनों के अगर आयनिक रेडियाई लगभग सेम है, ठीक है, तो पोटेशियम का कितना दिया गया है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, यहीं पर फ्लोराइड का दिया गया है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इसका जो पोटेशियम होगा नहीं एलिमेंट, न्यूट्रल एटम होगा, उसकी साइज इसके आयन से बड़ी होगी
और इसका जो न्यूट्रल एटम होगा उसकी साइज इनके एनायन से छोटी होगी। कहने का मतलब ये हुआ, वो कह रहे साहब देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम एंड फ्लोरीन रिस्पेक्टिवली। ध्यान से आप समझें, इसका मतलब कि जो पोटेशियम का साइज होगा वो 1.34 से बड़ा होगा। अब इसमें देखिए 1.34 दे दिए हैं, 0.72 दे दिए हैं, 1.96 दे दिए हैं, 1.96 दे दिए हैं, तो इन्हें सी और डी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। लेकिन एफ की जो साइज होगी 1.34 से क्या होगा, कम होगा। अब देखना यहाँ पर एफ की साइज 1.34 से कम है, लेकिन एफ की साइज 1.34 कर दिए हैं, तो इसमें इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कितना दे रहे हैं भैया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरा जो दे दिए हैं वो 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकाल देगा, लेकिन क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएगा, बोले उसके लिए इसको 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। स्पष्ट ही बात है, तो स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू +3 के। कह रहे एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। अब अगर आप ध्यान से यहां देखें तो ये बेरिलियम है, बेरिलियम यहां पे है सेकंड ग्रुप में, नाइट्रोजन है यहां पर 15वें ग्रुप में, इसी के बगल में 15, 16, 17, 18 यहां पर नियान आ गया, और हीलियम क्या है उसके ऊपर। तो जितना साइज छोटा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसका उतने ज्यादा निकल करके आएगा। तो सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा बेटा, हीलियम का। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट इसमें एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा। लेंथेनाइट, लेंथनम क्या एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, नहीं साहब, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। एक्टिनियम ये पहला एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज का नहीं है, ये डी ब्लॉक का है, ट्रांजिशन एलिमेंट का है, ठीक है। सीरियम ये एलिमेंट है पहला, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन हुआ, सीरियम, ना कि एक्टिनियम या लेंथनम। हाँ, इनके कैरेक्टर लेंथेनाइट से मैच करते हैं और इनके कैरेक्टर एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट से मैच करते हैं, इसलिए उनके साथ हम लोग पढ़ते हैं इनको। क्लियर। अगला एलिमेंट देखें। कह रहे एमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट व्हिच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप जरा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका देखें, यहां देखना 3s1 3p2, ठीक है, 3s2 3p5, यहां देखना 3s2 3p4, यहां देखना 3d5 4s1, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो ये 10 और +3 ये हो गया 13, ये हो गए 10 और +7 ये हो गया 17, ये हो गए 10 और +6 ये हो गया 16, ठीक है। ये हो गए 10 +6 और 5 11, 1 12, 13 14, ये हो गए 24। क्लियर। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पर हमारा सारे के सारे एलिमेंट तीसरे वाले पीरियड से ही बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, सब में 3 ही ऑर्बिट हैं, ये बात नहीं, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप यहां देखें ध्यान से बेटा, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लियर, क्लोरीन के केस में अगर आप ध्यान से देखें, ये हो गया बेटा क्लोरीन, ये हो गया सल्फर, ये हो गए क्रोमियम, और ये हो गया एल्यूमिनियम। अब आप खुद इसमें देख करके बताइए, ये जो क्लोरीन है बिल्कुल ये आर्गन के पास है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, और जो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। स्पष्ट हुई क्लियर बात? ये जो एलिमेंट है ये फोर्थ पीरियड का है, इसका तो वैसे भी कम होगा क्योंकि नीचे आ गए हैं ये, तो क्रोमियम का नहीं, सबसे ज्यादा इसमें किसका निकल करके आ गया बेटा? क्लोरीन का। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है, दोनों का ही सेकंड जो गेन इंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव ही निकल करके आएगा, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो O माइनस में, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये S माइनस में आ चुका है। और अब अगर फर्दर आप इसको O माइनस माइनस में ले जाएंगे, इसको S माइनस माइनस में ले जाएंगे, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा बेटा ये पॉजिटिव निकल करके आएगा। तो पॉजिटिव तो कंफर्म हो गया कि दोनों का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक का निगेटिव है, एक का निगेटिव है तो गलत हो गया, या तो सी आंसर करेक्ट होगा या फिर डी आंसर करेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा या सल्फर का? तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटता है, ऑक्सीजन की साइज वैसे भी छोटी है, इलेक्ट्रॉन फर्दर जब इसमें आप ऐड करेंगे तो इनके केस में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी रिपल्सन के विरुद्ध कार्य करने के लिए। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा ऑक्सीजन का ओ माइनस का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एस माइनस से। अब यहां देखना, पहला दिए 590, दूसरा दिए 780, ये तो गलत हो गया। इसमें 780 करेक्ट हो ज्यादा होगा और 590 वाला कम होगा, यानी ये ऑक्सीजन का हो गया और ये हो गया सल्फर का सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसमें डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग लेंथेनाइड आयंस। याद रखिएगा, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, यानी इधर से इधर चलते हैं, कहां? चाहे लेंथेनाइड सीरीज में आप चलें और चाहे एक्टिनाइड सीरीज में आप चलें, बेसिसिटी सदैव घटती है। तो बेसिसिटी देखिए, लेंथेनम से सीरियम की तरफ, सीरियम से यूरोपियम की तरफ, यूरोपियम से ल्यूटीशियम की तरफ जब आप चलेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी? घटती जाएगी। यानी अगर आप इस हाइड्रोक्साइड को देखें तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम इनकी निकल करके आएगी, उससे कम इनकी निकल करके आएगी, और सबसे कम ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की निकल करके आएगी। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन। ये है डाइबोरेन, H H H, ये हुआ B H H H। स्पष्ट? यहां पर आप बनाना बांड बनाते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पर जो बांड बन रहा है इसमें 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, और सेंटर कितने हैं? 1 2 और ये 3, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बांड कितने हैं? 2। बनाना बांड को ही हम लोग 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बांड कहते हैं। इसमें कितने हो जाएंगे भैया? 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। इसी को चाहे आप ऐसे बनाएं और चाहे आप इनको ऐसे बना देते, ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये जो B और B हैं, ये और ये चारों H मॉलिक्यूलर प्लेन में होते हैं, और ये H और ये बीच वाले आउट ऑफ प्लेन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 10वें सवाल में आ जाएं। कह रहे इफ P to T आर सेकंड पीरियड P ब्लॉक एलिमेंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो करेक्ट रिलेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन P2 to T2 corresponding molecule and their bond order H। अब जरा ध्यान दीजिएगा, P2 to T2 लेकर के वो चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें P2 to T2 वाले में, तो हम लोग अगर स्टार्टिंग लें इनका, यहां पर बेटा हम P ब्लॉक में चल रहे हैं, P ब्लॉक में
बोरान हुआ, कार्बन हुए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा फ्लोरीन। तो इनका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म लें, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल हमको लेकर के चलना है, तो ये हो जाएगा B2C2N2O2F2, ठीक है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए। तो इनका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लें, अच्छा, इनमें अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो देखना इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हैं, तो 3 इसके हुए और 3 दूसरे वाले के, तो 3 कितने हुए, 6 हो गए। फिर यहाँ अगर आप लेके चलेंगे 8 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, उसके बाद 14 हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर इसमें निकालें तो इसका हो जाएगा 1, इनका हो जाएगा 2, इनका हो जाएगा 3, फिर इनका हो जाएगा 2, फिर इनका हो जाएगा 1। यानी देखिए 1 2 3, फिर 3 2 1। इनका बॉन्ड ऑर्डर देखिए पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आप इस ग्राफ में आ जाएं, ये देखना, ये हो गया B2, ठीक है, फिर ये हो गया C2, ये हो गया N2, फिर ये हो गया O2 और फिर ये हो गया F2। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखिए ये बढ़ा, ये बढ़े, ये बढ़े, ये बढ़े। और बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 1। यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा और फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के फिर घट रहा है। इसमें देखिए और कोई ग्राफ नहीं करेक्ट होगा, इसमें ग्राफ पहला वाला बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये 3D6 है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लगे हैं तो इसका जो n निकल करके आएगा ये 0 होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो जाएंगे बेटा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है 3D6, वीक फील्ड लिगैंड लगे हैं। अगर आप इनके अंदर देखें तो जब इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फिल करेंगे, इधर देखना, ये होगा T2g और ये है Eg, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर यहाँ वीक फील्ड लिगैंड लगे हैं T2g और ये हो जाएगा Eg, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो n कितना निकल के आ गया, 4। और वैसे भी अगर n आप निकालते तो 10 - 6 कर देते तब भी 4 निकल करके आ जाता बेटा। ये क्लियर बात। तो यहाँ देखिए इसका अगर 4 निकल करके आया तो इसका म्यू जरा निकालिए, √4 × 4 + 2, तो कितना निकल के, 6 चौक को 24, √24, इतना बोर मैग्नेटॉन। और इसका जो म्यू निकल करके आएगा ये 0 होगा, तो 0 और √24 ढूंढिए, इसमें 0 √24 कहाँ है, सी वाले आंसर में है, करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एमंग दीज ऑक्साइड। तो आपको बताया गया था कि लोअर ऑक्सीडेशन वाले बेसिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन वाले एसिडिक होते हैं, और बीच वाले एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और ये आपको बताया गया है जब डी ब्लॉक पढ़ाया जा रहा था बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखना एसिडिक हो गया, ये एसिडिक हो गए, ठीक है, ये देखना एम्फोटेरिक हो गया, ये भी देखना, यहाँ पर ये V2O4 होगा एम्फोटेरिक, और ये वाले बेसिक हो जाएंगे बेटा, ये बेसिक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एम्फोटेरिक, और ये वाला एसिडिक हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें 2 ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। कौन कौन से 2 ऑक्साइड भैया? एक तो ये हो गए और दूसरे ये वाले हो गए V2O4। यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। एन एलॉय ऑफ लैंथेनाइट इज, लैंथेनाइट का मेटल जब आयरन या मेटल वगैरह के साथ या ट्रांजिशन मेटल के साथ या अन्य मेटल के साथ जब एलॉय बनाता है तो ऐसे एलॉय को हम लोग मिश्र मेटल कहते हैं। कौन से मेटल कहते हैं? मिश्र मेटल कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर अगर कंपाउंड हम देखें तो कह साहब द एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर, लैंथेनम एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये एसिड से रिएक्शन करता है, ठीक है, या वाटर से अगर रिएक्शन करेगा तो वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये बना X। और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा। अगर आप देखें तो ये है लैंथेनम, जब ये बेस से रिएक्शन करेगा, मान लीजिए ये रिएक्शन कर रहा है पानी के साथ, तो बनाएगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और गैस कौन सी रिलीज हो रही होगी? H2। ये जो X कंपाउंड होगा, X वाले में ये प्रोडक्ट बन रहे होंगे। इनके साथ जब रिएक्शन करेगा तो लैंथेनम ऑक्साइड बनाएगा, ये Y हुआ। और एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए लैंथेनम आयन है, ये HNO3 के साथ रिएक्शन करा तो ये बना लेगा भैया अपना नाइट्रेट बनाएगा और साथ में गैस कौन सी रिलीज कर रहा होगा बेटा? ये H2। तो यहाँ पर जो Z होगा ये H2 गैस निकल सकता है और सोल्यूशन बनेगा इनके साल्ट का, चाहे नाइट्रेट लें चाहे क्लोराइड लें, कुछ भी आप ले लें। क्लियर? तो इसमें ढूंढिए हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा और H2 गैस निकल रहा होगा और लास्ट में भी H2 गैस निकल रहे होंगे। हाइड्रोक्साइड ये तो हल अलग हो गया, इन्हीं में से कोई एक करेक्ट होगा। हाइड्रोक्साइड देखिए H2 बना, ऑक्साइड बना है और H2 गैस रिलीज हो रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें जरा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहे साहब इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कह रहे इन लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनम आयन डिक्रीजेस। लैंथेनम आयन का मतलब कि जितने भी इनके मेंबर्स हैं लैंथेनाइड सीरीज के मेंबर्स, ठीक है, उनकी साइज लेफ्ट राइट चलने पर क्या होता है? घटता जाता है बेटा। बिल्कुल करेक्ट है, सही है। कह रहे लैंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट रेदर देन लैंथेनाइड सीरीज। बिल्कुल करेक्ट, अभी पीछे हम लोग डिस्कस करें हैं क्या कि जो पहला एलिमेंट लैंथेनम है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके कैरेक्टर्स एफ ब्लॉक से मैच कर रहे हैं, इसलिए एफ ब्लॉक के साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन एलिमेंट किसका है? ये डी ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करता है बेटा। क्लियर है? इसमें एफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता अंतिम। तो ये तो सही है। कह रहे एटॉमिक रेडियाई ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम आर सेम, ये ट्विंस हैं पीरियोडिक टेबल के, ये भी करेक्ट है भैया। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। कह रहे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल गलत। यहां पर अगर आप देखें ये मोर बेसिक होगा और ये लेस बेसिक होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट चलने पर बेसिसिटी क्या होती है? घटती है। क्लियर बात? तो इनका ज्यादा होगा और इनका कम होगा। इन्होंने कहा साहब इसका कम इनका ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कह रहे गैडोलोनियम हैज 4f7 3d1 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कह रहे साहब फाइंड आउट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गैडोलोनियम आयन। तो जब आप इसको +3 स्टेट में ले जाओगे तो हो जाएगा 4f7। अगर 4f7 है तो इसका म्यू आप निकालिए 7√7 +2, ये हो जाएगा √63 बोर मैग्नेटॉन। चेक कर लीजिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। कह रहे द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। कलरलेस वो होंगे D0 वाले या D10 वाले, D12 D9 वाले
कलर्ड होते हैं, और ये कैसे होते हैं भैया? कलरलेस। अगर आप यहाँ देखें, ये स्कैंडियम है 21 3D 1 और 4s2। जब आप स्कैंडियम को +3 स्टेट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3D 0। यही क्या हो जाएगा? कलरलेस। जबकि और सब में डी में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और सब कलर्ड होंगे, चेक कर लीजिएगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इनके आधार पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा उसका डेल नॉट वैल्यू या डेल ओ वैल्यू या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ उसकी कम होगी। तो पहले हम इसके आधार पर जरा बात कर लें। इसमें देखिए सब क्रोमियम के ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमें इनके लिगैंड के आधार पर चर्चा करनी है। इनका देखिए सबसे ज़्यादा निकल करके आएगा 4th वाले का, फिर उसके बाद निकल करके आएगा अमोनिया वाले का। ठीक है, फिर उसके बाद निकल करके आएगा 3rd का, उस बाद फिर निकल करके आएगा 2nd का। ये इनके CFSE की वैल्यू है। ठीक है, और सबको ये बात पता है कि डेल ओ इनवर्सिटी पोर्शन किसके होता है? लैम्डा के। अगर हम इनके लैम्डा के आधार पर वैल्यू निकालें वेवलेंथ के आधार पर, इसका सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा 1st का, उससे ज़्यादा होगा 3rd का, और सबसे ज़्यादा होगा भैया 2nd वाले का। इसमें चेक कर लीजिए 2nd, 3rd, 1st, 4th कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, 2nd, 3rd, 1st और 4th आंसर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन DXY ऑर्बिटल। यही तो है ना भाई, ये है x, ये है y, ये बना DXY। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन x और y एक्सिस के बीच में, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो कितने एंगल पर है ये? 45 डिग्री पर। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस। 45 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी? ये देखना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देख लें। कह रहे वर्नर वाज द फर्स्ट प्रपोज। क्या वर्नर ने पहले प्रपोज किया था? उन्होंने बताया था कि 2 टाइप की वैलेंसीज पाई जाती है मेटल की और उनके आयन की। एक प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। वर्नर थ्योरी नॉमेनक्लेचर के बारे में नहीं बताता। वर्नर थ्योरी कॉम्प्लेक्स के मेटल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी गलत हो जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। कह रहे ऑल द अबव सारे करेक्ट है? नहीं साहब, खाली इसमें कौन सा करेक्ट होगा? पहला करेक्ट होगा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल शेप। इनमें कौन टेट्राहेड्रल शेप होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। यहां पर देखना प्लेटिनम के साथ कोलिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये भी हो गया DsP2 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये भी हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। यहां पर अगर आप देखें तो होगा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहीं पर निकल ही एक ऐसा है जो जीरो स्टेट में है, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखेंगे। सारी चीजें डिटेल में आप बुकलेट उठाइएगा, बुकलेट में देखिएगा, मॉड्यूल में सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बेटा। क्लियर? तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? 22 नंबर में देखें, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर शेप। कौन इसमें स्क्वायर प्लेनर शेप रख रहा होगा? ये तो टेट्राहेड्रल हो गया क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां देखना ये DsP2 हो जाएंगे स्क्वायर प्लेनर। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम के साथ कोलिन वीक फील्ड लिगेंड की तरह नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। और ये नॉर्मल केस है sp3 टेट्राहेड्रल। ऑल ऑफ दिस तो गलत हो गया। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ EDTA। EDTA क्या है? इथाइलिन
डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर? ये देखना, ये एथिलीन ग्रुप हुआ, ये डाईअमीन है, दोनों H यहां पर लगते एथिलीन डाईअमीन था। हमने क्या किया, इन H को हटा करके यहाँ एसीटेट लगा दिए, CH2COO, 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 CH2COO। अगर आप यहाँ देखें लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हैं। चेक कर लीजिए इसमें, देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देखिए इथाइलिन डाईअमीन, एक एसीटेट 2, एक 3 और एक ये 4, टेट्रा एसीटेट। यही आंसर देखिए करेक्ट होगा, इससे मैच कर रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोलाइड आयन विल बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl in aqueous solution by adding excess of silver nitrate in tetraamine aqua colloido cobalt chloride। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को बनाएं, ये हो गया कोबाल्ट, टेट्राअमीन, 4 अमीन यहां लगे हैं, एक वाटर लगे हैं, Cl लगा है और बाहर Cl2 आएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0 0 -1, तो यहाँ पे 2 लगेगा, तब -2 तब निकल करके आएगा +3। ये इसका कॉम्प्लेक्स बन करके आएगा बेटा। क्लियर? अगर आप यहाँ 2 Cl नहीं लगाओगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल करके नहीं आएगा, इसलिए हमें Cl2 यहाँ लगाना पड़ रहा है। और इसी का रिएक्शन जब आप AgNO3 से कराओगे तो जितना Cl बाहर होगा उतने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा। सवाल पूछ रहे साहब कितने मोल AgCl का पीपीटी निकलकर इसमें आ रहा होगा, तो 2 मोल AgCl का पीपीटी आएगा बेटा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कौन करेक्ट होगा? ठीक है, कह रहे ओनली हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कैन शो आइसोमेरिज्म। बिल्कुल करेक्ट। हेट्रोलिप्टिक का मतलब यह हुआ जैसे मेटल लगा है, यहां पर X ले लें, Y ले लें, Z ले लें या 2 ले लें, 1 जो भी ले लें, फिलहाल यहाँ पर जो लिगेंड्स लग रहे हैं वो डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए, तभी आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आप ऐसे सोचें, अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, ठीक है, तो क्या ये आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा? नहीं साहब, नहीं शो कर पाएंगे। ये जरा देखना ध्यान से। इसमें क्या करेंगे साहब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कौन करेक्ट होगा? तो ये तो पहला तो करेक्ट हो गया। यहां कह रहे साहब ओनली होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कैन शो आइसोमेरिज्म। गलत। कह रहे साहब होमो और हेट्रोलिप्टिक दोनों आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नहीं साहब, खाली हेट्रो वाले शो करते हैं। कह रहे आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स। वो कह रहे साहब आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स में पाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता? पूरा पूरा चैप्टर आप पढ़े हैं भैया, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखना सिस फॉर्म है, ये देखना Cl एक तरफ है, सिस फॉर्म है। इसी का जब आप मिरर इमेज लेंगे तो इधर देखना, ये प्लेटिनम, इधर लगा Cl, ये इसका मिरर इमेज इधर जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, जैसे ये वाला फॉर्म, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये मीजो बनाएंगे और ये इनएंसियोमरिज्म शो कर रहे हैं एक दूसरे के। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कायरल। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जिनमें बाइडेंटेट लिगेंड होता है, या कह सकते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। तो देखिए बाइडेंटेट लिगेंड रख रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड रखने, क्या इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। बाइडेंटेट लिगेंड कोई है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सी। याद रखिएगा, सिस वाला फॉर्म ही शो करेगा, ट्रांस वाला शो नहीं करेगा। स्पष्ट? ये दोनों एक दूसरे के, ये और ये सिस ट्रांस GI हैं।
क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं जॉर्गेनसन डिस्कवर्ड द कॉम्प्लेक्स, ये और ये, ठीक है, इन्होंने ही लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरली ढूंढा था। ध्यान से देखें, इस कॉम्प्लेक्स में ये नाइट्रो लगा है NO2, इसमें कोबाल्ट से लिंकिंग किससे है? इसके ऑक्सीजन वाले एंड से, तब इसका कलर कैसा आया था? रेड। और इसमें लिंकिंग किससे है? ऑक्सीजन से, अब इसका रंग कैसा आ जा रहा है? येलो। तो लिंकिंग बदलने से रंग बदल जा रहा है। अगर लिंकिंग चेंज होगा तो एक दूसरे के दोनों कौन से आइसोमर कहलाएंगे बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये हो जाएगा लिंकेज आइसोमर, एक दूसरे के कहलाएंगे। इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन करेक्ट होगा? अब जरा ध्यान दें, अगर D3 है, ठीक है, तो ये है T2G, 1 2 और ये 3, तो पहला क्या हो गया? करेक्ट। करेक्ट कौन है? अब D4 वाले में जरा देख लें। जब D4 को आप लेकर के चल रहे होंगे बेटा, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं, यहाँ चाहे वीक फील्ड लिगेंड लगाओ और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ, यही कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में T2G EG, ठीक है, यहाँ देखना 1 2 3, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, और एक 4। कह रहे साहब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहे हैं। तो ये तो चलो सही हुआ, यहां तक स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहां देखिए क्या बदमाशी कर रहे हैं। कह रहे इसका जो डेल ओ है ये लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। नहीं साहब, इसका जो डेल ओ होता है ये मोर देन पेयरिंग एनर्जी होता। अगर ये मोर देन होता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। तो ये तो स्टेटमेंट यहां तक सही है, लेकिन ये क्या हो गया? गलत। यहां कह रहे साहब D5 के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड आप लेके चल रहे हैं, तो वीक फील्ड लिगेंड अगर आप लेके चल रहे हो तो क्या सारा इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा? बोले T2G में भी जाएगा और EG में भी जाएगा। चलिए आप भर करके देख लें। D5 के केस में वीक फील्ड लिगेंड हम लगा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये तो है ना D5, तो 3 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएगा, T2G ऐसे और EG ऐसे जाएगा। तो ये भी देखिए गलत फिलिंग की गई है, जिसमें आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं इन स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेल ओ फॉर D4 सिस्टम विल बी। तो हम डेल ओ निकाल ले रहे हैं, -0.4 इंटू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, ठीक है। तो हो गया 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें होंगे? 4 होंगे, और 0.6 इंटू 0, तो कितना निकल करके आया? -1.6 डेल ओ। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? इसमें पेयरिंग कितने हैं ये P भी दिखाया जाना चाहिए, लेकिन P इसमें नहीं दिया गया तो नहीं लिख रहे हैं। स्पष्ट? कह रहे द CFSC फॉर हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट आयन कॉम्प्लेक्स कितना दिया गया है? 18,000, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि इस टेट्राहेड्रल का बताना है, ठीक है। तो अगर आप डेल टेट्राहेड्रल निकालते हैं तो होता है 4/9 इंटू डेल ओ के, तो हो जाएगा 4/9 इंटू डेल ओ की वैल्यू कितनी दी गई भैया? ये 18,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8,000 डेल टी। ये आंसर निकल करके आपका आएगा। ये टेट्राहेड्रल है और ये है ऑक्टाहेड्रल। O फॉर ऑक्टाहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का जो CFSC निकल करके आता है वो ऑक्टाहेड्रल का 4/9 टाइम्स होता है। तो 4/9 इंटू 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सेंटीमीटर इनवर्स निकल करके आ रहा होगा। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन देख लें। अच्छा, इसमें आंसर चेक कर लीजिएगा भैया, 8,000 में तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करें इफ द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कांस्टेंट
फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज इतना करें, व्हाट इज द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर बात। पहले तो आप ये जान लें कि Cu + 4 अमोनिया, ये बना रहे हैं Cu NH3 आयन, इसका K दे दिए हैं। कितना दे दिए भैया? 21 × 10⁻13। हमसे इसका नहीं पूछ रहे हैं, हमसे इसके उल्टा डिसोसिएशन का पूछ रहे हैं। तो जब आप डिसोसिएशन का निकालोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हो जाएगा 1 किसके? K के। तो हो जाएगा 1/21 × 10⁻13। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/21 × 10⁻13। इसी को लिख सकते हैं 100/21 × 10⁻14। स्पष्ट। तो ये हो जाएगा भैया 100 में जब आप भाग देंगे, तो 100 में जब आप भाग देंगे 2 पंचे 10, यानी 5 से कुछ कम होगा। 5 से कुछ कम का मतलब आ जाएगा 4.7 के आसपास। ये देखिए पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा 4.7 × 10⁻14। ये निकल करके आना चाहिए, यही पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर में देखें, कह रहे इन फोटोग्राफी अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड इज डिजॉल्व्ड यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट हाइपो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर आप यहां देखें, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है? +1। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि किसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। आप जरा ढूंढिए इसमें देखिए, इसी में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर आप यहाँ देखेंगे +1 निकल के आ रहा है, नहीं साहब, यहाँ देखिए। और वैसे भी जो कॉम्प्लेक्स हमारा बन करके आएगा, ये देखिए, ये है Na2H2O3 का रिएक्शन जब हम सिल्वर ब्रोमाइड से कराते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से, ठीक है, ये बनता है Na3AgH2O3 होल ट्वाइस, और साथ में बनता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड था जो इनसॉल्युबल था, अभी क्या हो गया बेटा? सॉल्युबल फॉर्म में आ गया इधर। ठीक है, और अगर इसको आप तोड़ें ऐसे साथ में, ये देखना, यही कॉम्प्लेक्स बन करके आ रहा होगा। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ये डी, जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जा रहा था उसके एप्लीकेशन में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, वहां देख लीजिएगा आप जा करके। कह रहे मैच द फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट। क्लियर? देखें जरा भैया, कह रहे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, सल्फेट ऑक्सिलेट EDTA डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। तो डाइइथाइलिन ट्राइमीन अगर आप यहां देखें तो डाइइथाइलिन ट्राइमीन ये हो जाएगा। ये देखना, 1 2 3 ट्राइअमीन है, 1 2 3, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। यानी कि S वाले का ट्राइडेंटेट कौन सा हो जाएगा? S वाले का हो जाएगा 3rd। ठीक है, EDTA हेक्साडेंटेट है, इसका हो गया 2nd। ऑक्सिलेट बाइडेंटेट लिगेंड होगा, इसका हो जाएगा 5। तो सल्फेट क्या हो जाएगा भैया? सीधे सीधे ये हो जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। ये इसका मतलब फर्स्ट किसी का नहीं होगा, ट्राइडेंटेट इसमें कोई नहीं है। ऑप्शन 5 इसलिए दिए ताकि आप और कंफ्यूज हो। यानी इसका मतलब ये हो गया बेटा कि P का हो जाएगा 4, P का 4 है कोई, पहला और तीसरा है। Q का हो जाएगा 5, तो Q का हो गया 5, ये वाला, ये निकल करके आ जाएगा। C वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। करें मोल्स ऑफ AgCl पर मोल ऑफ कंपाउंड और सेकेंडरी वैलेंसी इनकी। ठीक है, जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनता है तो कोई Cl बाहर नहीं है, इसीलिए इसमें AgCl का ppt
0 मोल निकल करके आ रहा है। इसका मतलब कि अमोनिया और Cl दोनों Pt के साथ लगे हैं, तो पहले वाले का जो कॉम्प्लेक्स बन करके आ रहा होगा, ये बन रहा होगा Pt, ये निकल करके आया है। इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 2 और 2 4। क्यू वाले केस में जरा आ जाए, यहाँ देखना 1 मोल AgCl आ रहा है, इसका मतलब कि 4 अमोनिया और 1 Cl, 2 Cl अंदर है, ये हो जाएगा 4 अमोनिया 2 Cl अंदर, और ये हो जाएगा 1 Cl बाहर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा भैया 6, PQR। आर वाले केस में कह रहे हैं इसका 2 Cl बाहर है, तो 2 Cl बाहर का मतलब कि चारों अमोनिया इसके साथ लगे होंगे अंदर, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ये हो जाएगा 4 निकल करके आएगा, PQRS। इसमें अगर आप देखें तो 3 मोल निकल के आ रहा है, इसका मतलब 6 के 6 मोल अमोनिया अंदर होंगे, ये हो जाएगा Cl3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ जाएगा बेटा 6। अब आप इसमें चेक करिए, P का 4, तो P वाले का हो जाएगा ये, Q का 6, इसका हो गया 3 नंबर, ठीक है। और R वाले का कितना निकल के आ रहा है 4, तो R का हो जाएगा ये 4, ठीक है। S वाले कितना निकल के आ रहा है 6, ये हो गया 6। अब इसमें चेक करिए, P का हो गया 4, ठीक है, P का हो गया 4, CD में से कोई एक करेक्ट होगा। Q का हो गया 3, ठीक, फिर CD में से कोई एक करेक्ट हो गया। फिर R का हो गया 4, ये हाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्लियर, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर जरा हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर 36 नंबर पर कह रहे K4FeCN6 है, डायामैग्नेटिक है, व्हेयरएज K3FeCN6 इज पैरामैग्नेटिक। ये तो करेक्ट है। डायामैग्नेटिक क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ 3D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं, n = 0 हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, यहाँ पर इवन नंबर में है ये। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 3D5, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये डाया हुआ, ये पैरा हुआ, तो इसका जो ए है एसर्शन, ये करेक्ट है, ठीक है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन दिस कॉम्प्लेक्स, गलत हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखें +3 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ आयरन फेरिक आयन में है और यहाँ फेरस आयन में। यहाँ आयरन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो अगर सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा क्रिएट करता है, स्प्लिटिंग वहां ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम। उन्होंने कहा साहब इसका ज्यादा, इसका कम, तो इन्होंने यहाँ आर जो है वो गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह द मास ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, लैम्डा = होता है h/p के, फार्मूला होता है, और यही h/ किसके हो जाएगा? mc के। हमसे पूछा जा रहा है m बताओ कितना होगा, h/ क्या हो जाएगा? लैम्डा c के 6.6 × 10⁻34 अपान लैम्डा कितना है 1 × 10⁻9 मीटर, c कितना हो जाएगा 3 × 10⁸। निकाल लीजिए वैल्यू उठा करके, इसमें जो भी आंसर निकल करके आ रहा होगा सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई एक एग्जैक्ट करेक्ट मैच कर रहा होगा बेटा, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल इज गिवन बाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आप निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है 2l + 1 के। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो 2 × 2l + 1। हमसे पूछा जा रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला कौन सा होगा, तो 2 × 2l
+1, जहां पर L क्या है, ये एजीमूथल क्वांटम नंबर होता है। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है भैया, इसमें डी करेक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। साई जो होता है वो वेव फंक्शन होते हैं, साई स्क्वायर जो होता है उसी का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ठीक है, 1:2 2:2 ये तो पॉसिबल होगा, 1:2 2:1 ये भी पॉसिबल होगा, 1:2 2:2 2px 2py 2pz। अगर इसमें देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर अगर आप देखें वो कह रहे साहब दोनों इलेक्ट्रॉन इसी px में ही आ जाएगा, तो क्या ये सही है? बोलिए, देखना ये गलत हो गया ना बेटा। कह रहे गलत वाला कौन सा है? डी, यही गलत वाला है, डी यही गलत वाला है बेटा, डी यही गलत वाला है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन जरा देखें। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर आप यहां देखें, ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इनका 5 6 7 8, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हुआ, 2s2 2p2 2s2 2p3 और 2s2 2p4। तो अगर आप यहां देखें तो ये हाफ फील्ड हो गया ना बेटा, ये तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है अपने अगल बगल वाले से ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन के इनसे और इनसे दोनों से ज़्यादा होगा। पहली बात, वैसे सब में हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसी पीरियड में चल रहे हैं ना, तो इनका सबसे ज़्यादा निकल करके आ रहा होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सी। इधर से इधर चलने पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इधर से इधर चलने बढ़ता है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी ज़्यादा निकल करके आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहने स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा? तो पहले आप जान लें स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व कब होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल में, यानी वैलेंस सेल पे जो नीचे के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट करते हैं, यही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। जरा बताइए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, He+, अगर आप यहां देखें, अब 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां बचा है। यहां पर भी देखिए खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन खाली मौजूद है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन पर और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, इनर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, गायब हो चुके हैं, मतलब बाहरी शेल के। तो अब जरा बताइए, जब सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या उस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा? नहीं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन जितने होते हैं उन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसीडर नहीं होता, लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन देख लें। कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस। तो अगर आप यहां देखें तो नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का, ठीक है। अब फास्फोरस इस सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, फास्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट की साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी उसकी? कम। तो पी उससे नीचे आ जाएगा। इसमें ऑर्डर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑर्डर इसमें निकल करके आ रहा होगा। अगर आप यहाँ देखें तो जो निकल करके आ रहा होगा भैया, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का होगा, और सबसे कम इसका फास्फोरस का निकल करके आएगा, उससे नीचे फास्फोरस का निकल करके आ जाएगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे देखिए ऐसे एफ तक, और इनका पी का सबसे कम निकल करके आएगा। सबसे कम क्योंकि इसमें 3 पीरियड है, 3 ऑर्बिट हैं, और इन सब में 2 ऑर्बिट हैं। तो 3 ऑर्बिट वाले का थर्ड ऑर्बिट, अगर 3 ऑर्बिट रखें साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? कम।
तो सबसे ज़्यादा फोलिन का हुआ, फिर ऑक्सीजन का हुआ, फिर नाइट्रोजन का, और सबसे कम फास्फोरस का निकल करके आएगा। आर्डर इसमें चेक कर लीजिएगा, इसमें आर्डर पहला करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे BF3NF3 बोथ मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट, दोनों ही कोवेलेंट हैं। BF3 इज नॉन पोलर और NF3 इज पोलर। नॉन पोलर और पोलर पोलर क्यों है भैया, जरा इसको समझिए आप। जो BF3 है ये बेटा प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ही प्लेन में है और तीनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। इनका म्यू निकल के क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर यहीं पर आप NF3 का केस देखें, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, पिरामिडल। और अगर पिरामिडल है तो जाहिर सी बात है कि ये नॉन प्लेनर होगा, और जितने अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनका म्यू कभी 0 नहीं होता। तो अगर ये पिरामिडल ना होकर के ये भी प्लेनर होता तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता। इसमें ढूंढिए आंसर कौन सा दे रहे हैं। इसमें अगर आप देखें कर साहब, अनकंबाइंड स्टेट गलत, कह रहे BF बॉन्ड हैज नो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट रखता है। द साइज ऑफ बोरान एटम इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, ये कोई रीजन नहीं हुआ। कह रहे BF3 इज प्लेनर व्हेयरएज NF3 इज पिरामिडल, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे साहब द मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ ClF3, तो ClF3 के केस में अगर आप देखें, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो 2 + 3 निकल कितना आ रहा है, 5। इसका जो स्टेरिक नंबर निकल के आ रहा है 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में जो लोन पेयर एग्जिस्ट करता है वो इक्वेटर पर एग्जिस्ट करते हैं, ना कि एक्सिस पर। ढूंढिए जो दोनों लोन पेयर हैं वो कहाँ मौजूद हैं। तो देखिए इसमें दोनों लोन पेयर देखिए कहाँ मौजूद है बेटा, ये इक्वेटर पर मौजूद है, यहाँ पर। क्लियर बात, इक्वेटर पर मौजूद है। तो कैसा मोस्ट स्टेबल शेप कौन सा होगा, यही वाला शेप मोस्ट स्टेबल होगा। यहाँ देखिए एक इक्वेटर पर लगा दे रहे हैं और एक एक्सिस पे लगा दे रहे हैं, यहाँ दोनों उठा के एक्सिस पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन सबसे कम होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। शेप इसका टी शेप निकल करके आता है भैया, टी से। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। स्पष्ट, बस 45 क्वेश्चन आपके हो गए बेटा। अब हम आपसे यही कहेंगे कि इनऑर्गेनिक को अच्छे से आप खूब रिवाइज कर डालिए फिर से। अगले जो आपके टेस्ट अब होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे, ओके। उसमें पूरी आपकी केमिस्ट्री अब कंप्लीट आएगी, ओके। और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और खूब मेहनत से, खूब मन लगा करके, एकदम पूरे ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी इफिशियंसी के साथ आप स्टडी करिए। थैंक यू बेटा।